हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल का प्री क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम 2010 से अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारा एग्ज़ाम का जीके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि जीके हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बेसिक से हमको जीके समझ में आएगा और ये भी पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, ये 2010 का पेपर है, हम 2010 से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद जितना भी एग्ज़ाम हुआ सारा का जीके को इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आभासी और सीधा। और अवतल लेंस से ही निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो प्रश्न ये भी पूछता है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है, तो अवतल लेंस होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन पर आधारित होती है। तो परमाणु घड़ी किसके संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित होती है, तो यही हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सीजीएम। ये सब प्रश्न जो है बहुत बार रिपीट होते हैं, किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी प्रश्न हैं सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गैस में ध्वनि तरंग संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो गैस में जो है ध्वनि तरंग संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, रुद्धोष्म यानी कि एडियाबेटिक स्पिंडन और विरलन। यहाँ पर विरलन होगा, रुद्धोष्म, एडियाबेटिक स्पिंडन और विरलन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दृढ़तांक निम्न में से किसका अनुपात है। ये हुक का नियम को पूछा जा रहा है कि हुक का नियम के अनुसार क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति, जिसको कि इंग्लिश में स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कहते हैं, इक्वल टू ई होता है। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू ई होता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है। अश्रु गैस या आंसू गैस पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, क्लोरोपिक्रीन। अश्रु गैस का घटक कौन सा है, तो क्लोरोपिक्रीन। आंसर में क्या, ऑप्शन में कभी कभी क्या रहता है, क्लोरीन भी रहता है, तो उस समय आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सही आंसर उसका क्लोरीन हो जाएगा। इसका उपयोग जो है प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था इस अश्रु गैस का। अगला प्रश्न देखेंगे, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12 को। इसका रासायनिक नाम क्या है, कोबालमिन है। इसका रासायनिक नाम कोबालमिन है और यह एकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, तो विटामिन B12। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी यानी कि हेवी वाटर में नहीं आता। तो कौन सा गुण है, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, यह संक्षारण उत्पन्न करता है। तो कौन सा गुण जो है भारी पानी में नहीं आता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। कोई भी चीज जो है भारी पानी का अधिक ही होगा साधारण पानी से, तो ये ऑप्शन जो है सही होगा, जो कि इसके गुण में नहीं आता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा कि श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है। श्वास लेते हैं तो उसमें ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में मुक्त होती है, उसी से हमको एनर्जी मिलता है। अगला प्रश्न है, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है, वृक्षवासी कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसमें बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसका बना होता है, यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये बना होता है फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड का बना होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आसान है लेकिन बार बार पूछा जाता है। सेल का पावर प्लांट कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। सही आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल है। क्या होता है कि ऊर्जा युक्त जो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उसका ऑक्सीकरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, जिसमें काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस कहा जाता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरके का रासायनिक नाम क्या है,
आसान क्वेश्चन है। एसिटिक एसिड जो है सिरके का रासायनिक नाम है। एसिटिक एसिड को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, एथेनोइक अम्ल भी एसिटिक एसिड को कहा जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH3COOH इसका रासायनिक नाम है। तो रासायनिक नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति यानी कि इनपुट फ्रीक्वेंसी है, तो निर्गत आवृत्ति यानी कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी एन। अगला प्रश्न है, वातावरण के अक्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो वातावरण के अक्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? चालन कहा जाता है। सही आंसर चालन, जिसे कि कंडक्शन कहते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो सही आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। याद रखिएगा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। उसी के समय को मानक समय माना गया है भारत में, जो कि ग्रीनविच समय जो से 5.5 घंटा अधिक है। ग्रीनविच समय से कितना घंटा अधिक है? तो 5.5 घंटा। अगला प्रश्न देखेंगे, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंप सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? तो तट पर बहुत अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपी सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? तो उसको सुनामी कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुनामी। अगला प्रश्न है, पवन की अपवाहन क्रिया यानी कि डिफ्लेटिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? तो पवन की अपवाहन क्रिया के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका वायु घृष्टाश्म यानी कि वेंटिफेक्ट। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी वायु घृष्टाश्म। अगला प्रश्न देखेंगे, द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक के लेखक थे वीडी सावरकर। सही आंसर क्या हो जाएगा? वीडी सावरकर। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आसान क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा जाता है। तो ये थे गोखले जी। सही आंसर क्या हो जाएगा? जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो कास्ट शब्द जो है पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, बृहत्तर भारत निम्न में से किसका द्योतक है? तो बृहत्तर भारत जो है किसका द्योतक है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक एकता। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देशों के समूह के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो दूसरे देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ट्रेड वेंचर्स कहा जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? कृतियों से यानी कि रचनाओं से। तो महात्मा गांधी किसकी रचनाओं से बहुत प्रभावित थे? तो यह था लियो टॉल्स्टॉय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लियो टॉल्स्टॉय। ये कौन थे? तो ये रूस के एक महान लेखक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार रखें। तो जो दिया गया है, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, इल्बरी वंश और खिलजी वंश। तो एक इसके लिए ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो या गुल खिले तो सांस लो, यानी कि गस गुल यानी कि गुलाम वंश, खिले यानी कि खिलजी वंश, तो यानी कि तुगलक वंश, गुलाब खिले तो सांस यानी कि सैयद वंश, लो यानी कि लोधी वंश। तो इस ट्रिक से आप कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से इसको पकड़ पाइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 5 1 3 2। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा है प्रोक्सीमा सेंचुरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोक्सीमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? तो लोकतंत्र के दो रूप हैं, कौन कौन से हैं? एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान इतर निकाय कौन सा है?
यानी कि संविधान से इतर निकाय कौन सा है इनमें से? तो भाषा आयोग है, योजना आयोग भी है और वाचन आयोग भी है। सही आंसर, अच्छा सॉरी, सही आंसर इसका हो जाएगा योजना आयोग। संविधान से इतर निकाय कौन सा हो जाएगा? योजना आयोग हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा योजना आयोग, जो कि अभी क्या है? नीति आयोग है। 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से जो है योजना आयोग की जगह में अभी क्या है? नीति आयोग है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग छक भी जाते हैं, सोचते हैं कि प्रधानमंत्री का क्या होता है? निर्वाचन होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनता है? तो नियुक्ति प्रक्रिया से। अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ये बात याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। निम्नलिखित में कौन सा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो कौन सा सेवा जो है अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा ये भी है, भारतीय पुलिस सेवा ये भी है, भारतीय विदेश सेवा ये भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय वन सेवा। भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? बहुत बार रिपीट होता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किसमें से अपनाया गया था? यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश से अपनाया गया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरिश संविधान से लिया गया था, यानी कि आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2009 में लगातार तीसरा नेशनल बिलियर्ड्स खिताब जीता? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो ये भी उसी समय का क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसका सही आंसर जान लीजिए कि बुध यानी कि मरकरी के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, उस जहाज का नाम क्या था जिसके सितंबर 2009 में पारादीप पत्तन के पास डूबने से तेल क्या हो गया था? पूरा समुद्र में बह गया था। तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था ब्लैक रोज। तो ये भी करंट अफेयर्स का है, 2010 में एग्जाम हुआ था, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो करंट अफेयर्स से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने शामिल कर दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको गौरवशाली दादा साहब फाल्के अवार्ड 2007 से सम्मानित किया गया? तो ये भी उस समय का करेंट अफेयर्स था। तो करेंट अफेयर्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? मैनग्रोव कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। शोर को किसमें मापा जाता है? शोर यानी कि ध्वनि कह रहा है, आवाज को, तो किसमें मापा जाता है? आसान क्वेश्चन है, डेसिबल में। और एक ध्वनि का मात्रक है बेल, पढ़े होंगे आप लोग बेल, जो कि थोड़ा बड़ा मात्रक है, इसलिए डेसिबल का यूज किया जाता है। बेल जो है डेसिबल से 10 गुना बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? तो 0 डिग्री में क्या हो जाएगा? सारा पानी जो है बर्फ बन जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय क्या होता है? तो बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद भी राष्ट्रीय आय होता है। इस समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय दर अपनाई जाती है? तो सही आंसर क्या है? इकोनॉमिक्स से भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो भारत में कौन सा विनिमय दर अपनाया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नियत विनिमय दर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2009 के लिए आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था? तो यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। इस तरह से क्वेश्चन जो भी है, सही आंसर क्या हो जाएगा? वे प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ क्या करते हैं? प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, जिससे कि क्या है, वो रात के अंधेरे में उड़ सकते हैं। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूत पत्र को क्या कहा जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका?
सही आंसर होगा इसका डी, ट्रेजरी बिल कहा जाता है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को ट्रेजरी बिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, WTO मुख्यतः निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये किसको बढ़ावा देगा? तो बहुपक्षीय व्यापार को। सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुपक्षीय व्यापार को। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो ये सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है। किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता होती है? यानी कि किस बाजार में फर्मों की अधिक क्षमता होती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण प्रतिस्पर्धा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या होता है? फर्मों की अधिक्षमता होती है। कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है। तो कीमत सिद्धांत को और क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो विकास अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? तो ये कंप्यूटर से एक प्रश्न दिया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होगी? यह एक बड़े CPU का प्रयोग करके छोटा डाटा प्रोसेसिंग कार्य को प्रोसेस कर सकता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो इनमें से कौन सा पद्धति है जो राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति और आय पद्धति, ये सभी जो है राष्ट्रीय आय के आकलन पद्धति है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स पद्धति। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही रिपीट होता है। तो भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को 1935 को स्थापना हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी में। दोनों क्वेश्चन पूछता है कि स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो यहाँ पर जो है 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? सीरीज कंटिन्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जरूर बतलाइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।